सो गाइस, आज हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो वीडियो को स्टार्ट टू एंड पूरा देखना। लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विद अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। A formal and systematic instrument, usually paper and pencil procedure, designed to assess the quality, ability, skill, or knowledge of the students by giving a set of questions in uniform manner. मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज कर सकते हैं बच्चों की नॉलेज को चेक करने के लिए, बच्चों के अंदर की एबिलिटी को चेक करने के लिए कि एट द एंड ऑफ द लेक्चर और एट द एंड ऑफ द ईयर उन्होंने कितना उस चीज को समझा, जाना है, अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, तो हम सिंपली जब अपना ये इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं तो वो यूजुअली पेपर एंड पेंसिल प्रोसीजर ही होता है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं और हर एक को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो वो बच्चा अपने अपने नॉलेज के हिसाब से उसको आंसर करता है। राइट, सिंपली ये ऐसा ही होता है ना। गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इन एजुकेशन रिफर्स टू ऑल दोज स्टैंडर्डाइज्ड टूल विच हेल्प इन असेसिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस। हर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट एजुकेशन में यूज किया जाने वाला जिससे हम बच्चों की परफॉर्मेंस को असेस करें उसे ही कहते हैं गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ओके, नाउ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को गुड बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसका फुलफिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, हर एक टूल में, हर एक इंस्ट्रूमेंट में वो क्वालिटीज़ होना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर? सो नाउ द फर्स्ट क्वालिटी or the first characteristics of a good measuring instrument is the validity. Okay, now what is validity? Simply, validity is the extent to which a test measures what it claims to measure. It is vital for a test to be valid in order for the result to be accurately applied and interpreted. So this is the most important characteristics of a good test. एंड दिस टेस्ट शुड मेजर वट एवर इट इज सपोज टू मेजर। जो भी हम बच्चों के अंदर मेजर करना चाहते हैं, हमारे टेस्ट का भी वही मकसद होना चाहिए, वही एम होना चाहिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों का मैथमेटिकल एबिलिटी चेक करना चाहते हैं तो क्वेश्चन भी रिलेटेड टू दैट ही होना चाहिए। ठीक है, अगर उस क्वेश्चन पेपर में हम जनरल नॉलेज डाल दें या उस क्वेश्चन पेपर में बायोलॉजी के क्वेश्चन हो तो वो टेस्ट वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हम बच्चों की वहाँ पे मैथमेटिकल एबिलिटी चेक कर रहे हैं, हमें जनरल एबिलिटी नहीं चेक करना। तो जनरल एबिलिटी अगर चेक होगा तो वो हमारा टेस्ट वैलिड नहीं होगा। क्लियर? सो वैलिडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? नाउ द सेकेंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इज रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी refers to the consistency of measurement, that is how consistent test score or other evaluation results are from one measurement to other. नाउ एक टेस्ट का रिलायबल होना भी उतना ही ज़रूरी है। रिलायबल मतलब जो टेस्ट स्कोर है बच्चे का वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आज मंडे को एक बच्चे का टेस्ट ली साइंस का जिसमें उसने स्कोर किया 80 आउट ऑफ 100। ठीक है, 80 लाए उसने 100 में से। अब सेम टेस्ट, सेम क्वेश्चन पेपर मैंने उसे अगले वीक दिया, नेक्स्ट वीक दिया, तो उसने स्कोर किया 40 आउट ऑफ 100, 40 आए उसके 100 में से। तो ये आप देख रहे हो कितना ज़्यादा डिफरेंस है। दैट मीन्स द टेस्ट इज़ नॉट रिलायबल, उसके स्कोर्स कंसिस्टेंट नहीं है। ओके, उसके स्कोर स्टेबल नहीं है, इसीलिए ये टेस्ट भी रिलायबल नहीं है। अब टेस्ट रिलायबल ना होने के बहुत ज़्यादा रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग रीजंस होते हैं। जैसे हो सकता है कि पहले बच्चे को ज़्यादा टाइम दिया गया हो पेपर लिखने के लिए एंड सेकेंड टाइम कम टाइम दिया गया हो, इसलिए उसके मार्क्स कम आए। या हो सकता है जो है एडमिनिस्ट्रेटर के साथ या जो भी उसका पेपर चेक किया, इवैल्यूएट किया, उसके साथ रैपो उसका ख़राब हो, इसीलिए सेकेंड टाइम उसके मार्क्स कम आए। या फिर उसकी हेल्थ सही नहीं थी। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। तो इसीलिए टेस्ट का रिलायबल होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चे के स्कोर कंसिस्टेंट होने चाहिए। ऐसे इतने ज़्यादा डेविएशन नहीं होना चाहिए। 80 से 79 या 81 हुआ तो चल सकता है, लेकिन इतना ज़्यादा डेविएशन, इतना ज़्यादा डिफरेंसेस टेस्ट स्कोर में नहीं होना चाहिए। अगर इतना है तो रिलायबल वो टेस्ट नहीं है। नाउ द नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिविटी। Objectivity is the extent to which the instrument is free from personal error, that is personal bias, that is subjectivity on the part of the scorer. Objectivity मतलब न्यूट्रलिटी। सो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर का अगर अपना
पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल अजम्पशन बच्चे के टेस्ट स्कोर पे अफेक्ट नहीं करता तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिविटी। इसलिए आपने देखा होगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ही रखे जाते हैं। क्यों? ताकि जो भी एग्जामिनर है, जो भी टीचर है, उसका अपना पर्सनल ओपिनियन उस चीज़ में ना आए और बच्चे का जो भी नॉलेज है उसको सही तरीके से असेस किया जा सके और उसके स्कोरिंग पे अफेक्ट ना हो। लेकिन जब सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते हैं तो एक टीचर का पर्सनल ओपिनियन भी आ जाता है कि उसको कितने और कौन से कीवर्ड्स पे कितना बच्चों को मार्क्स अलॉट करना है। क्लियर? सो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे टीचर का अपना पर्सनल ओपिनियन नहीं आ पाता है, इसीलिए उसको सेलेक्ट किया जाता है। सो द टेस्ट शुड बी objective. Now, the next is administrability. It means that the test should be administered uniformly to all students so that the scores obtained will not vary due to factors other than the differences of the students' knowledge and skill. सो एडमिनिस्ट्रेटर का या टेस्ट टेकर का जो भी टेस्ट कंडक्ट कर रहा है वो जब बच्चों की परफॉर्मेंस को चेक करे, इवैल्यूएट करे, तो एक असेसमेंट प्रोसीजर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें बच्चों को कौन से कंटेंट पे कितना मार्क्स अलॉट करना है। एक यूनिफॉर्म नेचर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ऑब्वियसली हर एक स्टूडेंट का मार्क्स डिफरेंट तो होगा उनकी नॉलेज और स्किल के हिसाब से, लेकिन एक्सेप्ट दिस एक टीचर की साइड से, एक एडमिनिस्ट्रेटर की साइड से कोई भी जो है बायसनेस नहीं होनी चाहिए। एक यूनिफॉर्म पैटर्न हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को फॉलो करना है ताकि हर एक स्टूडेंट के साथ इक्वालिटी हो सके। ठीक है, करेक्शन में। नाउ द नेक्स्ट इज सिंप्लिसिटी। इट मीन्स दैट द टेस्ट शुड बी रिटन इन अ क्लियर, करेक्ट एंड सिंपल लैंग्वेज। जो भी कंटेंट लिखा गया है वो कंटेंट की स्पेलिंग क्लियर होनी चाहिए, समझ में आना चाहिए, सही होनी चाहिए, कंटेंट इजी टू रीड होना चाहिए और साथ ही साथ जो भी पंचुएशन मार्क होगा वो भी प्रॉपर तरीके से सही जगह पर होना चाहिए ताकि बच्चों को समझ में आए क्वेश्चन का मतलब और वो उस तरीके से आंसर कर सके। नाउ द नेक्स्ट इज प्रैक्टिकलिटी। इट रेफर्स टू द इकोनॉमी ऑफ टाइम, एफर्ट एंड मनी इन टेस्टिंग। तो जो भी टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, वो आसानी से डिज़ाइन कर सके, आसानी से टीचर उसको एडमिनिस्टर कर सके, आसानी से मार्क्स दे सके और जल्द से जल्द उसका रिजल्ट डिक्लेयर कर सके। तो प्रैक्टिकलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट इज यूटिलिटी। इट शुड बी यूजफुल फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ टीचिंग एंड फाइंडिंग आउट डेफिशिएंसीज इन पीपल। ऐसा टेस्ट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके रिजल्ट को भी हम यूटिलाइज कर सके, एक टीचर भी यूटिलाइज कर सके कि वो अपनी टीचिंग को कैसे इम्प्रूव करे और साथ ही साथ एक बच्चा भी उसको यूज़ कर सके कि उसके अंदर क्या क्या वीकनेसेस है, कहाँ कहाँ कमी है और उसको कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है अपने लर्निंग में, और उसके हिसाब से एक टीचर उस बच्चे के लिए रेमिडियल मेजर ले सके कि उसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, कैसे ख़त्म कर सकते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंटरेस्ट। अ टेस्ट शुड बी इंजॉयबल सो दैट इट गेन्स द कोऑपरेशन ऑफ द स्टूडेंट। तो बच्चों का इंटरेस्ट कैप्चर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टेस्ट के ज़रिए हम बच्चों का इंटरेस्ट कैप्चर कर सकते हैं तभी ही जब उसका कंटेंट सही होगा, बच्चे के मेंटल लेवल के हिसाब से होगा। ना बहुत ज़्यादा इजी होना चाहिए, ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होना चाहिए, बच्चे के लिए मोटिवेटिंग होना चाहिए। क्लियर? सो इंटरेस्टेड उसका कंटेंट बनाना एक टीचर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक टेस्ट टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, take care of yourself and thanks a lot for watching.